नमस्ते बच्चों, आज हम विषय हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं इस विषय के अंतर्गत हमारा जो तीसरा पाठ है सफर का साथी और सिरदर्द, यह निबंध है। और बच्चों, इस निबंध के निबंधकार है राम नारायण उपाध्याय जी। आपका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। आप हिंदी के विख्यात कथाकार भी है। यह हो गया लेखक का परिचय। अब इस हास्य व्यंग निबंध में क्या है, हम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं? रेल में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बातें करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर लेखक ने करारा व्यंग किया है। इन तीन बातों पर हम क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए, यह है लेखक। लेखक कहीं घूमने जा रहे हैं, रेल में बैठे हुए हैं और बाहर का दृश्य उनको मनोरम लगता है, मन को भाने वाला लगता है, इसलिए वो रेल में बैठकर यात्रा कर रहे हैं। हम दोस्तों, हमने पूरे पाठ को दो भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में 3-4 परिच्छेद है, उसमें कृति है, और दूसरे भाग में भी 3-4 परिच्छेद है और फिर कृति है। और इस पूरे कृति में कुछ समानार्थी शब्द है, कुछ व्याकरण का भाग है, वो भी देखेंगे। सबसे पहले हमारा पहला परिच्छेद है, मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। लेखक कहते हैं कि मैं जब भी सफर करता हूँ मुझे आनंद आता है। और क्यों आनंद आता है? क्योंकि बाहर का दृश्य मुझे अच्छा लगता है। नदी में कल्पना में डुबकी लगाने वाले जो वो है, वो मुझे बहुत भाता है, मुझे अच्छा लगता है। वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते हैं, नए वृक्ष आते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। ये सब मुझे मेरे मन को भाने वाले दृश्य है। लेखक यात्रा करते समय इनको क्या करते हैं, इंगित कर रहे हैं, बता रहे हैं। अगले परिच्छेद में हम देखेंगे, यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वो मेरी निगाह चुरा रहा है। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भोंक सिकोड़ता हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है। ये इन सब बातें लेखक महसूस कर रहे हैं, और ये सब बातें लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं है। कतई उनको पसंद नहीं है कि इस तरह से लोग क्या है मेरे संपर्क में आए। तो बच्चों, आगे का परिच्छेद देखेंगे हम। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूं, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने के लिए तड़पती है, उलझती है। कैमरे की हिल जाने की तरह सारा दृश्य चौपट हो जाता है। चौपट हो जाना, गायब हो जाना, यहाँ पर मुहावरा है। और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मालूम है कि लेखक सफर कर रहे हैं। सफर करते समय वो कल्पना की उड़ान भर रहे हैं। आते जाते वृक्ष है, उनको निहार रहे हैं। पूरा दृश्य उनको मन लुभाने वाला लगता है, इसलिए लेखक को रेल से सफर करना अच्छा लगता है। इसके पहले और परिच्छेद है,
ठीक है, अब यहां पर यह हमारे हो गया परिच्छेद, यहां पर परिच्छेद हो गया। इसके आगे देखेंगे हम। अब इन परिच्छेदों पर कुछ कठिन शब्द है, उनके बारे में देखेंगे। मैं दोहराऊंगा, आप मेरे साथ में शब्दों को दोहरा सकते हैं ताकि आपकी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। शब्दों के कठिन अर्थ, परिच्छेद में आए हुए शब्दों के कठिन अर्थ। कल्पना, कोई नई बात सोचना, निरंतर, लगातार, साथ निभाना, साथ देना, निगाहें चुराना, नजर की हरकत पर निगरानी रखना, एकटक, बिना पलक झपकाए। इसके आगे है निहारना, गौर से देखना, मनोरम, मन को लुभाने वाला दृश्य, उचटना, मन का ना लगना, चौपट होना, तबाहा होना, अनंत, असीम, लाचार, मजबूर, तथा बाध्य का भी मतलब होता है मजबूर। अब यह देखिए हमने कठिन शब्दार्थों। अब इन परिच्छेदों पर कुछ कृति है वह देखेंगे। सबसे पहले कृति है लेखक को किसमें आनंद आता है। यहां पर प्रश्नार्थक चिन्ह है। किसमें आनंद आता है लेखक को? अकेले यात्रा करने में लेखक को आनंद आता है। दूसरी कृति है लेखक को अकेले यात्रा करते समय इनमें मजा आता है। कौन कौन सी वस्तुएं है, कौन कौन सी जो चीजें हैं जिनमें लेखक को आनंद आता है। प्रथम है चलती रेल में से नीचे नदी में कल्पना में डुबकी लगाना, पास वाले वृक्षों के निरंतर छूटते जाने में, दूर के भागते वृक्षों का साथ निभाने में। लेखक को इन सब चीज देखने में आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। अगली कृति है बच्चों, यात्रा में मिलने वाला कोई साथी लेखक की इन बातों पर निगाह रखता है। निगाह रखना यानी नजर रखना। कौन कौन सी निगाह रखता है? वे किसकी ओर एकटक निहारते हैं, देखते हैं। दूसरा है वे किसे देखकर नाक भो सिकोड़ते हैं। और तीसरा है कौन उनके एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है। ये तीनों बातें लेखक को इन पर निगाह रखने पर अच्छा नहीं लगता, कतई पसंद नहीं है लेखक को। ये लेखक के बारे में उनके अनुभव है। अगली कृति है, ये 2 अंक की कृति है और बहुत महत्वपूर्ण कृति रहती है। यहां पर एक बात बताना बहुत जरूरी है बच्चों। आपको परीक्षा में परिच्छेद आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, उनमें से प्रश्न को उत्तर ढूंढना और कृति में प्रश्न के उत्तर लिखना। यह हमारा प्रश्न हो गया। सूर्य का उदय होना, यह हमारा प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? सूर्योदय, जो हमने परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखा। सूर्य का अस्त होना, इसका उत्तर होना चाहिए सूर्यास्त। अगली कृति है हमारी, प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखते समय आने वाली बाधाएं। लेखक रेलवे सफर कर रहे हैं, जब वो यात्रा कर रहे हैं, वो आसपास के वातावरण का लुत्फ उठा रहे हैं, तो कुछ बाधाएं आती है, कुछ रुकावटें आती है। कौन कौन सी है? प्रथम है डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखना। शाखाओं पर, पेड़ की
शाखाओं पर कुछ बच्चे क्या है, पैर टिकाए हैं, बैठे हुए हैं। रास्ते में पहाड़ी का आना, दृश्य अच्छा है और अचानक सामने कुछ पहाड़ी आ जाती है तो जो आनंद है वो नहीं रहता, तो गायब हो जाता है। पहाड़ी रास्ते में आ जाती है, पर्वत श्रृंखलाएं सामने आ जाती है, अचानक पेड़ आते हैं, फिर पर्वत आते हैं, और उसके बाद में रेल का किसी गुफा में प्रवेश करना, दृश्य अच्छा है, नयनाभिराम दृश्य है, और अचानक सामने वो ट्रेन क्या करती है, किसी गुफा में प्रवेश करती है और पूरा दृश्य गायब हो जाता है। लेखक को ये अच्छा नहीं लगता। अगली कृति है, लेखक ने खिड़की के बाहर झांक कर क्या देखा। आपको भी मालूम है बच्चों, अगर हम रेल में बैठते हैं तो बैठे बैठे खिड़की के बाहर क्या है, लोग कैसे हैं, पेड़ पौधे कैसे हैं, बाहर का दृश्य सबको अच्छा लगता है। यहाँ पर भी लेखक को भी अच्छा लगता है। लेखक को क्या क्या दिखता है, देखो झांक कर देखने पर, सूर्योदय और सूर्यास्त, नदी के किनारे का सौंदर्य। देखिए नदी के किनारे का जो सौंदर्य है, दृश्य है, कितना मन को लुभाने वाला दृश्य है। और तीसरा है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखना। आपने कभी देखा होगा आसमान में बहुत सारे पक्षी, सुबह और शाम को पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो वो दृश्य देखने लायक रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो लेखक को भी यह सभी दृश्य रेल में बैठकर देखना अच्छा लगता है। अब इस गद्यांश में, इस परिच्छेद में कुछ भिन्न अर्थ वाले शब्द भी है, समानार्थी शब्द कहेंगे हमको। इसके पहले हमने क्या देखा, कठिन शब्द, अब देखेंगे समानार्थी शब्द। पेड़, वृक्ष, नजारा यानी दृश्य, पैर, पाव, बालक, बच्चा, आंख, निगाह, पत्थर, कंकड़, सरिता, नदी, शाखा, डाली, रेखा, लकीर, ये हो गए समानार्थी शब्द परिच्छेद में आए हुए। अब शब्द युग्म, हर परिच्छेद में ये शब्द युग्म आते तकरीबन, और इस पर भी 1 अंक का प्रश्न रहता है। आपने बच्चों परिच्छेद में से ऐसे शब्दों ढूंढ कर लिखना है, आपका अंक मजबूत हो जाएगा, आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ही सरल है, क्या करने का है, ऐसे शब्द ढूंढने का, और उसके बीच में एक योजक चिन्ह रहता है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, योजक चिन्ह। तो कैसे शब्द रहते हैं, नाक, भो, कभी कभी, अलग अलग, चंगा भला, ऐसे शब्द बहुत सारे आते हैं। ये शब्द युग्म शब्द रहते हैं, एक ही अंक का पूछते हैं शब्द संपदा के अंतर्गत। अब दूसरे भाग में कुछ परिच्छेद है। अब पहले भाग के हमने परिच्छेद देख लिए, उसकी कृति देख लिए, उसके कुछ आवश्यक जो है समानार्थी शब्द ये भी देख लिए। अब दूसरे भाग के कुछ 3-4 परिच्छेद है, हमने देखेंगे। मैंने क्या किया है, कुछ महत्वपूर्ण परिच्छेद ही लिए हैं। पाठ बहुत बड़ा है और पूरे परिच्छेद लेना संभव नहीं है, तो कुछ महत्वपूर्ण परिच्छेद लिए हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं है, लेखक को बस की यात्रा करना पसंद नहीं है, वो कारण बता रहे। उसमें यह भी जरूरी नहीं है कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। अब कोई मनपसंद आदमी तो रहता नहीं, सब अजनबी व्यक्ति रहते हैं, कहीं पर भी जाते रहते हैं। तो अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करते। यहाँ पर उन्होंने एक उपमा दिया, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पत्नी कैसे रूठ जाती है, वो बात नहीं करती। कुछ लोग ऐसे हैं कि बार बार बोलेंगे तभी वो बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उसमें
प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। उनकी इच्छा नहीं होती बातचीत करने की, लेकिन हम क्या करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग परिलक्षित होते हैं। कभी कभी देखिए, यह है शब्द युग्म शब्द, बीच में देखिए योजक शब्द है। ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने ना सुने, वह अपने बात जब तक सुनाता रहेगा तब तक दो में से एक उतर न जाए। बस में यात्रा करते समय कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, लेखक बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि बस बड़बड़ करते रहते हैं, दूसरे की रुचि है या नहीं है इसके बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है, बस बातें करना, अपने हाँकते रहने का, अपनी डिंग हाँकते रहने का, बड़बड़ करते रहने का, बातें बनाने का। वो कुछ लोग ऐसे भी हमारे संपर्क में आते हैं। इस परिच्छेद में लेखक का कहना है। अगली हम परिच्छेद देखेंगे, मुझे सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज्यादा पसंद है। पहले उन्होंने बस के बारे में बातचीत की, अब लेखक का कहना है सुपर फास्ट ट्रेन। मुझे यानी लेखक, सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब उनका कारण यहां पर है, क्यों है कारण? सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा करता है। विशिष्ट व्यक्ति की भांति सुपर फास्ट ट्रेन रहती है और वो क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं किसी दूसरे की। विशिष्ट व्यक्ति की भांति बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है, उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस में कदापि नहीं। नाज यानी गर्व। यहां पर लेखक क्या कहते हैं कि सुपर फास्ट ट्रेन विशिष्ट व्यक्तियों की होती है, वो कुछ सामान्य लोगों को नजरअंदाज करते हैं, परंतु एक्सप्रेस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण हम देखेंगे। एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देता है। एक्सप्रेस क्या करता है कि दूर से देखता है कि मेरे यात्री लोग हैं, उनके लिए रुकना चाहिए, उनके लिए धीरे चलना चाहिए, उनको अपने साथ लेना चाहिए। एक सगे संबंधी की तरह, एक दोस्त की तरह उनके लिए वो धीमी हो जाती है गाड़ी, सबको अपने हृदय में स्थान देती है। और जब चलती है तो इस कदर धीरे, जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा है, उनको टाटा कर रहा है, उनको बाय बाय कर रहा है। इस तरह से एक्सप्रेस ट्रेन क्या करती है, कुछ लोगों को लेती भी है और कुछ लोगों को विदा भी करती है। इसलिए ये ट्रेन, इस ट्रेन की विशेषता लेखक बता रहे हैं। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है खिड़की के बाहर देखना। ऐसा लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहा है। बाइस्कोप आपने देखा होगा बच्चों, कुछ साल पहले एक डब्बे नुमा एक वस्तु रहती है, उसके अंदर झांक कर देखे तो अंदर के जो चित्र है हिलते हैं, चलते हैं और घूमते रहते हैं। तो ये बाइस्कोप के समान वो दृश्य नजर आता है, ऐसा लेखक का यहाँ पर कहना है। लेकिन कोई देखने दे तब तो ना, क्योंकि गर्दी बहुत रहती है वहां पर भीड़ ज्यादा रहती है, तो बाइस्कोप के समान ये दृश्य हम देख नहीं सकते। जैसे ही आपने पाँव रखा अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते हुए अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूं? आपके झोले में जो सफर के यात्री है वो क्या करेंगे, आपके झोले में देखेंगे, झांकेंगे और क्या मैं ये पेपर अखबार ले सकता हूं, ऐसे वो पूछेंगे।
अब लेखक के बारे में देखिए, भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा होगा, अखबार को खोलकर आपने पढ़ा भी नहीं, दूर पन्ने पलट कर भी आपने देखा भी नहीं है, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा है ना, इंतजार किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। लेखक ने हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, उन्होंने अखबार लिया और पढ़ने शुरू कर दिए। यहां पर लेखक बता रहे हैं, अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएंगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटेगी तब। आपका अखबार है, पेपर उन्होंने ले लिया, आपसे उन्होंने प्रश्न पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब के बारे में इंतजार नहीं किया, लेकिन वो आपको देने वाले नहीं आसानी से। वो सब यहां पर लेखक बता रहे हैं, अभी देंगे क्या बाद में देंगे। और इसमें आगे और मजा आएगा कि अखबार की परिस्थिति कैसी होती है। तभी वे सज्जन ने लेखक के साथ में यात्रा करने वाले लोग, सज्जन एक जमाई यानी उबासी हम लेते हैं, एक जमाई इस तरह से उबासी लेते हैं, लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वालों की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र लेखक का नहीं है, उनका है, वो सज्जन का है। कम से कम लेखक का समाचार पत्र है, उनको तो पूछना चाहिए कि नहीं। वो अपने समझकर किसी दूसरे व्यक्ति को थमा देते हैं, जैसे अखबार उनका है, उनकी निजी संपत्ति है, खुद की संपत्ति है। देखते देखते, यहाँ पर शब्द युग्म है, देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे, क्योंकि वहां पर अनेक लोग बैठे रहते हैं। आपका हो गया होगा तो मुझे देना, आपका ये पेज हो गया होगा तो ये पेज मेरे को देने का। इस तरह से लेखक का समाचार जो पत्र है, अखबार है, अनेक लोगों के हाथ में चला जाता है पढ़ने के लिए। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र किसका है? लेखक का। वे कितने उपयोग हो सकते हैं इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। अब यहां पर लेखक कहते हैं कि समाचार पत्र कुछ लोग बिना मांगे ले लेते हैं। वो समाचार पत्र का उपयोग कहां कहां पर होता है, यहां पर लेखक बता रहे हैं कि वो जो समाचार पत्र है अनेक जगहों पर काम आता है। कैसे आता है देखिए, कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपने सिर झाड़ता नजर आएगा। यानी यहां पर दो प्रकार का अर्थ निकल सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ घटनाएं पढ़ते हैं, कुछ ललित साहित्य पढ़ते हैं, ललित निबंध है उसमें, और एक पेज में संपादकीय लेख भी रहता है, उसको भी पढ़ते हैं। उसको पढ़ने के बाद में फिर झाड़ते भी हैं। इसमें वो भी मतलब बताया है। कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन भी करते। कुछ लोग क्या करते हैं, झाड़ रहे हैं। सीट पर अगर कोई कचरा होगा तो उसको समाचार पत्र से, अखबार से क्या करते हैं, झाड़ रहे हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, उसको नीचे रखेंगे और उस पर भोजन करेंगे। समाचार पत्र का उपयोग के बारे में हम इस परिच्छेद में चर्चा कर रहे हैं। कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। लेखक ने कदापि नहीं सोचा होगा कि समाचार पत्र के इतने उपयोग हो सकते जितने रेलवे में सफर करने वाले यात्री उनके साथ कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ये देखिए चित्र, लेखक बैठे हुए हैं रेल में और कुछ सज्जन है, वो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। एक पढ़ रहे हैं, दूसरे को देंगे, देखो ये मांगने के लिए तैयार है, और फिर तीसरे को देंगे। इसलिए अखबार, जो लेखक का जो अखबार है, वो पूरे रेल के डिब्बे में क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है।
अगला परिच्छेद देखेंगे। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहां तक चल रहे हैं आप? यहां पर प्रश्नार्थक चिन्ह है। विराम चिन्ह के अनेक भाग है, उनमें से एक भाग है प्रश्न पूछने का। यहां पर बोध निर्माण हुआ, इसलिए प्रश्नार्थक चिन्ह है। आप कहां तक जा रहे हैं? लेखक की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, वो क्या कहते हैं, अनमने मन से कहेंगे, मन उनका बिल्कुल नहीं होता, भोपाल तक मैं जा रहा हूं। फिर पूछेंगे, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है? ये जो गाड़ी है, आप भोपाल जा रहे हैं, ये कितने बजे तक पहुंचेंगे? तो लेखक ने कहा 3:15 बजे। फिर अगले व्यक्ति पूछेंगे, उनका तर्क होगा, पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, कब से 3:15 बजे पहुंचने लगी? फिर उन्होंने कहा, लेखक ने, टाइम बदल गया होगा, बदलता रहता है समय। फिर वो बोलेंगे, गाड़ी में तो कहीं जगह चेन पुलिंग होती होंगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। फिर वो बताते हैं कि रेल का कोई कह नहीं सकते, कहाँ गाड़ी रुकेंगी, कहाँ आगे बढ़ेंगी। अगर हम समय पर पहुंचते हैं, ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही गनीमत है, अच्छा है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ। यहां पर लेखक को लगेगा कि उन्होंने पूछ लिया, मैं भोपाल जा रहा हूं, ट्रेन का कितने बजे पहुंचेंगे ये भी पूछ लिया, लेकिन चर्चा यहां पर समाप्त नहीं होती बच्चों। आगे फिर चर्चा बढ़ती है। क्या कहते हैं, तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? कहा हबीबगंज, लेखक कहाँ उतरना चाहते हैं? हबीबगंज। हबीबगंज क्यों? कहा वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है, लेखक को तुलसी नगर जाना है, इसलिए वो हबीबगंज में उतरना चाहते हैं। फिर भी वो सज्जन रुकने वालों में से नहीं है, बार बार सवाल पूछते रहते। यही तो पाठ में यही तो बताया गया है कि अनावश्यक बातों पर चर्चा करने वाले लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे लोग मिलते ही हैं। वे चिढ़कर कहेंगे, खाक पास पड़ता है, क्या अपना जो हबीबगंज है वहां से तुलसी नगर नजदीक गिरता नहीं, दूर गिरता है, खाक पास पड़ता है। ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐट लेंगे, इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते हैं, वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है, जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। वो सब लेखक पूछ नहीं रहे, फिर भी वो ज्यादा की बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर सोचा कहीं यह पुनः कहीं में अनुस्वार लगा हुआ है, कहीं यानी जगह से संबंधित। अगर अनुस्वार नहीं रहता तो वो कहलाता कहीं यानी कहना, व्याकरण का भाग है। पुनः यानी फिर से हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में न बिठा दे। अतएव चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। लेखक ने कोई जवाब नहीं दिया, मैं फंस जाऊंगा उसकी बातें सुनूंगा, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया और वो चुपचाप बैठ गए। अगर आप यात्रा पर है तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही पड़ेगा। यहां पर लेखक ये बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी अब हमको जवाब देना ही पड़ता है। फिर उन्होंने सवाल पूछा, तीर के समान प्रश्न आ रहे लेखक के सामने। प्रश्न कौन सा है? भोपाल में क्या करते हैं? आप भोपाल जा रहे हैं तो भोपाल में क्या करते हैं, प्रश्न पूछा गया यहां पर। और यहां पर दोहरा अवतरण चिन्ह है, ये देखिए, ये दोहरा अवतरण चिन्ह है। अगर किसी के बात को जैसे के वैसे हम लिखते हैं तो वहां पर दोहरा अवतरण चिन्ह होता है, और कहीं इकहरा भी होता है। किसी व्यक्ति को या कोई शब्द को
फोकस करना है तो सिंगल अवतरण चिन्ह रहता है और किसी को डबल रहता है। कहा मीटिंग में जा रहा हूं, लेखक मीटिंग में जा रहे हैं, जो कहां पर मीटिंग का आयोजन किया गया है, भोपाल में। वे कहना शुरू कर देते हैं, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है। तीसरा व्यक्ति क्या कहता है, लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है, रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीबी और 2 बच्चे। देखिए अनावश्यक बातें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई जरूरत नहीं रहती इस प्रकार की बातचीत करना। अजनबी व्यक्ति से जितनी बातें आवश्यक है उतनी ही करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि लेखक के साथ में जो बातें नहीं करना चाहिए वो भी वहां पर बातचीत कर रहे हैं। इसके आगे क्या होता है, लेखक को सिरदर्द होता है, लेखक परेशान हो जाते हैं, अब इनसे छुटकारा कैसे पाऊं। फिर वो क्या करते हैं, अपने जेब में से एक सिरदर्द की गोली निकालते हैं और उनको खा लेते हैं। गोली खाते देखकर एक दूसरा सज्जन देख लेता है और कहता है, आपको क्या सिरदर्द है? लेखक कहता है, हाँ मुझे सिरदर्द है। फिर वो कहता है कि आपके पूरे परिवार में है? हाँ मेरे पूरे परिवार में है। अब क्यों को क्या है, उनको क्या है, उनको खुश करना था और कुछ तो भी बोलना था, इसलिए वो लेखक ने बोला। फिर अंत में लेखक ने ढाढ़स बांधा, हिम्मत की और उन्होंने कहा, मेरे प्रिय साथियों, हमसफर साथियों, मेरा सिर दर्द गोली से नहीं हो रहा है, सिर से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है? आपकी अनावश्यक बातों के वजह से मेरा सिर दर्द हो रहा है। इनकी वजह, सिर दर्द की वजह आप लोग हैं। वास्तव में मेरा सिर दर्द करता नहीं है, लेकिन तुम जैसे लोगों के वजह से मेरा सिर दर्द हो रहा है। अंत में लेखक यह बात कहकर कहानी को, चर्चा को, निबंध को यहाँ पर समाप्त करता है। अब इन परिच्छेदों के आगे हम देखेंगे कृति। अब यहां से कृति शुरू होंगी। पहले हम देखेंगे कठिन शब्दों का अर्थ। कतई, बिल्कुल, छेड़खानी, छेड़ने वाली बात, उपेक्षा, उदासीनता, महत्व नहीं देने का उनको, चाल, गति, विदा, विदाई, प्रतीक्षा, इंतजार, स्थिति, हालत, जुदा, अलग। ये हो गए इन परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दार्थ। अब कृति देखेंगे। बस में बगल की सीट पर बैठने वाले 2 तरह के यात्री होते हैं। यहाँ हमने परिच्छेद देखा कि बस में यात्रा करने जब मैं करता हूं तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। प्रथम है रूठी हुई पत्नी की तरह सीधे मुंह बात न करने वाले। दूसरा है आप उसकी बात सुने या ना सुने, अपनी बात सुनाते रहने वाले। 2 प्रकार के यात्री होते हैं बस में। यहां पर यह कृति है। अब परिच्छेद में कुछ मुहावरे भी आए हुए हैं। पहला मुहावरा है हमारा नाराज होना। इस मुहावरा का अर्थ है मुंह लटकाना। और आपने क्या करना है बच्चों, जब भी परिच्छेद आएंगे उन पर प्रश्न पूछे जाएंगे तो ऐसे ही कृति आती है। कृति के आधार पर ही आपने उत्तर लिखना है, जितना आवश्यक है उतना ही। अगली कृति हम देखेंगे बच्चों, लेखक को सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय किससे यात्रा करना ज्यादा पसंद है। देखिए यहाँ पर किससे सवाल पूछा है, प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न का चिन्ह भी है। तो लेखक को किससे यात्रा करना पसंद आता है? एक्सप्रेस,
से, सुपरफास्ट ट्रेन से नहीं, एक्सप्रेस से यात्रा करना उनको बहुत पसंद है। अगली कृति देखिए, यह है संजाल। बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं रहता कि संजाल क्या होता है। आप ध्यान से सुनिए, बीच में प्रश्न रहता है और उनके चारों तरफ कुछ डब्बे रहेंगे या कुछ गोल रहेंगे, चारों तरफ उत्तर लिखना है तो वो कहलाता है संजाल। संजाल यानी समान जाल, यहां पर उपसर्ग भी है और यहां पर संधि भी है। संजाल में सम धन जाल, समान जाल, चारों तरफ समान जाल है। ये 2 अंक का परीक्षा में पूछा जाता है। सुपर फास्ट ट्रेन की विशेषताएं, प्रथम है विशिष्ट व्यक्ति की तरह स्वभाव उसका, सुपर फास्ट ट्रेन का। रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा, जो अपने बराबर के लोग हैं उनको महत्व देने का है, सर्वसाधारण लोगों को महत्व नहीं देने का। अपनी चाल पर नाज, नाज यानी गर्व, गौरव। बड़े स्टेशनों से मिलने दौड़े जाना, जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं बच्चों, वहां पर ही सुपर फास्ट ट्रेन रुकती है, अन्यथा छोटे छोटे स्टेशन पर रुकती नहीं है। ये होगी सुपर फास्ट ट्रेन की विशेषताएं। अब यहां पर 2 ट्रेन में तुलना की गई है। प्रथम है, तुलना की गई है सुपर फास्ट ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन। सुपर फास्ट ट्रेन क्या करता है, विशिष्ट व्यक्ति को महत्व देता है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन है वो है सभी को महत्व देता है, अपने सगे संबंधी मानता है, अपने दोस्त मानता है। अगली कृति है, लेखक को किस में आनंद मिलता है। प्रश्न पूछा गया है यहां पर, किस में आनंद आता है, तो लेखक को आनंद आता है रेल की खिड़की से दुनिया देखने में लेखक को आनंद आता है। रेल की खिड़की से देखते समय कौन कौन सी अनुभूति लेखक को होती है, वो बता रहे हैं। शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देखना, इसके समान उनको अनुभूति होती है। सफर का साथी और सिर दर्द, बच्चों आपको मालूम है कि अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो निबंध है और वो निबंध का नाम है सफर का साथी और सिर दर्द। ये कौन से प्रकार की विधा है, विधा यानी साहित्य के अनेक भाग है, तो साहित्य में अनेक विधाएं हैं। कौन कौन सी विधाएं हैं आप ध्यान रखिए, कहानी, कविता, निबंध, संस्मरण, एकांकी, नाटक, ऐसे अनेक प्रकार की विधाएं होती है। उनमें से एक विधा है हास्य व्यंग निबंध। यह हास्य व्यंग निबंध, इस विधा के माध्यम से लेखक ने अपनी अनुभूति बताई है। और एक संजाल का प्रश्न है यहां पर, सफर में समाचार पत्र की स्थिति क्या है। मैंने आपको बताया कि अखबार किसका रहता है बच्चों, लेखक का है अखबार। अब उसकी परिस्थिति कैसी होती है, देखिए यहाँ पर बहुत ही करारा व्यंग्य किया है लेखक ने। समाचार पत्र के मालिक के हाथ से समाचार पत्र मांगने वाले के हाथ में, लेखक के पास में जो पत्र था वो गया दूसरे के हाथ में, उसने उसे बेतरतीबी से मोड़ा और दूसरे मांगने वालों को बढ़ा दिया। लेखक से पूछना चाहिए कि वो पेपर मांग रहे, मैं उनको दूं क्या, पूछा नहीं और दूसरे को दे दिया। अब समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से अलग हो गए थे। फिर तीसरा बोलता है कि आपका वो पेज खाली होंगे तो वो मुझे देना, पेज अलग अलग हो रहे हैं। समाचार पत्र के पन्ने पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगे। लेखक के अखबार की देखिए किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर इस संजाल के माध्यम से हमने देखा। सफर में समाचार पत्र से होने वाले उपयोग, समाचार पत्र में कौन कौन से उपयोग होते हैं। प्रथम है
है समाचार पत्र के पन्ने से शीट झाड़ना, साफ सफाई करना अखबार से, और दूसरा है समाचार पत्र का पन्ना फैलाकर उस पर भोजन करना। इस प्रकार अखबार का उपयोग होता है। परिच्छेद में बच्चों 2 स्टेशन के नाम आते हैं। परिच्छेद में आए हुए 2 स्टेशन कौन कौन सा है? हबीबगंज और दूसरा है भोपाल। ये 2 स्टेशन के नाम आए हुए हैं। अब शब्द संपदा के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द भी है, जिसे हम कहें विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। सीधा टेढ़ा, आप जब मैं इसको पढ़ रहा हूं तो आप मेरे साथ में दोहरा सकते हैं ताकि आपका अभ्यास भी हो जाए। सीधा टेढ़ा, प्रश्न उत्तर, उतरना चढ़ना। समान अर्थ वाले शब्द, यात्रा सफर, वेतन तनख्वाह, बीवी पत्नी, पास नजदीक। अब हम अंतिम पड़ाव में हैं, इस पाठ के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। आपको 2 अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है अभिव्यक्ति पर, स्वमत लेखन। प्रश्न है समाचार पत्र की आवश्यकता के बारे में अपने विचार लिखिए। अगर ऐसा प्रश्न आपको आता है, तकरीबन हर परिच्छेद के आखिरी में 2 अंक का पूछा जाता है। हम भाषा की बात कर रहे हैं, पहले परिच्छेद में, दूसरे परिच्छेद में अनेक जगहों पर आते रहता है कि स्वमत पर आपको प्रश्न के आधार पर आपको जैसा समझता है वैसा आप 2 अंक का लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ मुद्दे दिए हैं, ऐसे मुद्दे आप अगर लिखते हैं तो आपके 2 अंक कहीं गए नहीं हैं। प्रथम है समाचार पत्र देश की प्रगति का आधार स्तंभ है। समाचार पत्र में साहित्य, कला, ज्ञान, वित्त, व्यापार, धर्म, खेल आदि के बारे में लेख प्रकाशित होते हैं। खबरों के साथ साथ विज्ञापन भी प्रकाशित होते हैं। लोकतंत्र में समाचार पत्रों का योगदान महत्वपूर्ण है। आजादी की लड़ाई में भी इनका योगदान है। समाचार पत्र आज की आवश्यकता बन गई है। ऐसे मुद्दे लिखकर आप 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा सफर का साथी और सिर दर्द पाठ समाप्त है। ये हास्य व्यंग निबंध है। यहाँ पर हम रुकते हैं। आप घर पर रहकर इसका स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत निर्माण हो सकती है तो अपने विद्यालय में जो अध्यापक है उनसे पूछकर अपनी समस्या दूर कर सकती है। धन्यवाद।